हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सेल बाय रुचि मैम। आज हम क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट्स एंड एनिमल करने वाले हैं। मैंने आपको एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन पे पहले से ही वीडियो बना रखी हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। बहुत ही क्लियर कट मैंने आपको उनमें समझा रखा है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेशन किस तरह से प्लांट और एनिमल में होता है, यहाँ पर हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। तो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ बच्चों की सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। देखिए, सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं सभी को लाइफ प्रोसेस करने होते हैं। क्यों लाइफ प्रोसेस करने होते हैं? सो दैट कि वो जिंदा रहें, अपने आप को लिविंग को मेंटेन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल इसेंशियल लाइफ प्रोसेस होते हैं जो उनको करने रहते हैं। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस है? जैसे कि आपका न्यूट्रिशन आपकी बुक में है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, देन रेस्पिरेशन है और एक्सक्रीशन है। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस हैं जिनके बिना एक लिविंग अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता है। हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम की या ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है? तो सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत बच्चों हमें इसलिए पड़ती है, पहले तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको करने के लिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत करती है। जैसे कि आपने डाइजेशन न्यूट्रिशन लिया, न्यूट्रिशन के बाद आपका डाइजेशन से आपके जितने भी सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बने, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बने, आपके शुगर्स बनी, तो अब वो स्टमक क्या करेगा? इंटेस्टाइन तो कुछ नहीं करेगी ना, उनको रख के उनको सारी सेल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज सारी सेल से ही तो ऑर्गेनिज्म बना है लिविंग, और सारी सेल को भी न्यूट्रिशन की जरूरत है। सेल न्यूट्रिशन लेंगी तो अल्टीमेटली आपका जो लिविंग जो एंटिटी है उसका न्यूट्रिशन होगा। सेकेंडली क्या करता है कि जब हमारी बॉडी में बच्चों, नेचुरल सी बात है कि जब इतने सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं तो आप कहेंगे एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस रिएक्शन को बॉडी में, और जो रिएक्शंस आपके डिग्रेडेशन वाली रिएक्शंस है डिसोसिएशन की, उनको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। तो यानी कि कैटाबॉलिज्म और आपके एनाबॉलिज्म सिंथेसिस रिएक्शन, इन दोनों को मिला के पूरी बॉडी का लाइफ प्रोसेस चलता है जो मेटाबॉलिज्म कहलाता है हमारा। तो मेटाबॉलिज्म से जब रिएक्शंस होती हैं तो आपको पता है रिएक्शंस में हमेशा बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। जब बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो कहाँ जाएंगे? वेस्ट तो आप बॉडी अंदर नहीं रख सकती ना सेल, अदरवाइज उसका एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक हो जाएगा और सारे लाइफ प्रोसेस को करने में दिक्कत आएगी उसको, तो रिएक्शंस आगे नहीं हो पाएंगी। तो ये कुछ इसी तरह से है जिस तरह से कि आप घर में एक्टिविटी करते हैं तो घर में कूड़ा तो होता ही है ना, आप कूड़े को अंदर तो नहीं रख सकते, तो आपको डेली कूड़ा कचरा निकालना रहता है सो दैट कि घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट और शुद्ध हवा रहे। तो ये आपका वेस्ट रिमूवल करता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये जितना भी वेस्ट है वो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम को दे देगा या और जगह दे देगा जहां से कि आपका वेस्ट है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रही है सेल की कांस्टेंट रेस्पिरेशन से, तो वो भी आपका इसके थ्रू बाहर एक्सपेल कर दी जाती है। देन थर्डली आपका आता है कि ये मेटाबॉलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी को बनाए रखता है। ये आप पॉइंट अगर इस तरह से आप लिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है मैंने यहाँ। मल्टी सेल्यूलर के लिए डेफिनेटली आपको पता है कि जब अगर कोई भी प्राणी मल्टी सेल्यूलर होगा तो उसकी जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा होंगी। जब उसकी डिमांड ज़्यादा होंगी तो डेफिनेटली उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रही होंगी। तो सिंपल जो डिफ्यूज़न है, जो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मल्टी सेल्यूलर में सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू बहुत सारे काम नहीं हो पाते क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है और मल्टी सेल्यूलर की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फास्ट सिस्टम जनरेट करता है ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि जो सेल है वो अपनी फटाफट होने वाली, जो उनको बहुत जल्दी जल्दी जो रिक्वायरमेंट हो रही है उसको वो पूरा कर सकती हैं। प्लांट की रूट्स कॉन्स्टेंटली पानी के टच में रहेंगी और वो पानी को जो रूट पे छोटे छोटे जो रूट हेयर्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे यहाँ वाटर को। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे सिंपल कोई भी एटीपी यूज नहीं होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परविएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होगा। अब इस वाटर का मूवमेंट कैसे होगा? तो इसके लिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक टिश्यू होता है बच्चों जिसे जाइलम कहते हैं हम। जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। जाइलम में बच्चों क्या क्या मिलेगा? मेनली जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स मिलेंगी। तो देखिए ये जो है ये आपका ट्रैकीड है जो कि टैपरिंग एंड है इसके यहाँ पे,
इस तरह से, और ये पतली है। और जबकि जो वेसल्स हैं ये भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दोनों ही पाइपलाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन वेसल के जो एंड हैं वो टेपरिंग नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरह के इसके एंड्स हैं। जो वेसल्स हैं वो उनपे डिपोजिशन जमा होते रहते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उनपे सेल वॉल में उनमें डिपोजिशन लिग्निन सुबेरिन इनके जमा होते रहते हैं। आपने एनुअल रिंग्स देखी होंगी ना, तो वो कुछ नहीं है, वेस्क्यूलर सिस्टम के ही रिंग्स होती हैं, एवरी ईयर बनते हैं, क्योंकि लिग्निन और सुबेरिन के डिपोजिशन से वो डेड हो जाती हैं। और जब किसी भी चीज पे अगर आप सोचिए कि आपके पास छलनी है और छलनी पे गंदगी जमा हो जाए तो उसके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे ना, जैसे आपका फाउंटेन होता है, फाउंटेन की आप सफाई ना करें तो उसके छेद बंद हो जाएंगे। तो इसी तरह से जब ये इन पे डिपोजिशन होता है तो ये डेड हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने लिख रखा है आपको कि ये डेड और होलो सेल्स होती हैं। बहुत ज्यादा डिपोजिशन क्लॉग हो जाएगा तो फिर नई बनेगी। इस तरह से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें पानी है वो डिफ्यूजन के थ्रू नीचे से ऊपर एक सिस्टम बन जाता है। ये जो वेसल्स हैं वो एक के बाद एक इस तरह से आपका अरेंज रहती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का है ये वाला फ्लोएम है और ये जो ग्रीन कलर का है ये जाइलम है। तो ये पूरा एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम बना रहा है। सिर्फ आपका जाइलम है वो नीचे से ऊपर ही मूवमेंट करेगा। जाइलम का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है प्लांट में, तो प्लांट में बच्चों फूड बनता तो ग्लूकोज की फॉर्म में है, लेकिन आपका जो ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसलोकेशन के लिए वो फॉर्म होती है आपकी सुक्रोज। अगेन आपका एक छोटा सा 1 नंबर का मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है क्वेश्चन। सुक्रोज ही इधर से उधर घूमता रहता है। सुक्रोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, यानी कि फ्लोएम जो टिश्यू है जो कि किसके लिए बना है, ट्रांसलोकेशन, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो किसको ट्रांसलोकेट करेगा, सुक्रोज को, ग्लूकोज को या स्टार्च को नहीं करेगा। तो फिर स्टार्च क्या है, स्टार्च बच्चों रिजर्व फूड मटेरियल है। मतलब यहाँ पे एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फ्लोएम काम एक्टिव डिफ्यूजन से करता है, मतलब ये एटीपी को यूज करता है। इसको अभी हम नेक्स्ट में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। ये मेनली आपका देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है सुक्रोज को करता है। इसमें जो फ्लो है वो आपको याद रखना है बच्चों, बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब मैं अभी अभी आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि लीफ है भाई, लीफ तो कहीं भी ऊपर नीचे पेड़ में कहीं भी हो सकती है। तो लीफ ने खाना बनाया तो वो इधर भी जा सकता है, लीफ ने खाना बनाया तो वो इधर भी जा सकता है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे चला जाएगा। ये मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम, ये जाइलम का है ट्रैकीड्स और वेसल के साथ, जो कि आपको यूनिडायरेक्शनल को दिखा रहा है। ये जो आपके छोटे छोटे मिनरल्स के डॉट्स को ब्लू कलर से यहाँ दिखाया है मैंने। ये जो फ्लोएम है इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्लोएम टिश्यू है वो किसका बना होता है। तो बच्चों फ्लोएम में आपका मेन जो होता है वो सीव सेल्स होती हैं, सीव एलिमेंट भी कहते हैं। और ये सीव सेल्स जैसे छलनी होती है ना आपकी, ऐसे यहाँ पे देखिए ना, ये आपका ये छलनी जैसा, ये जो सीव सेल्स होती हैं छलनी जैसा, इसमें बहुत सारे छेद होंगे, पोर्स होते हैं इसमें, और ये एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज रहती हैं इस तरह से। और जब ये एक के ऊपर एक अरेंज रहती हैं तो ये पूरा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं इस तरह से, और जिसे हम कहते हैं सीव ट्यूब। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है ये एक सीव ट्यूब का स्ट्रक्चर दिया है, जो कि फ्लोएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही सीव ट्यूब ही आपका सुक्रोज को इधर से उधर भेजने का काम करती है। सीव ट्यूब में अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ सेल है, तो फिर इसको कैसे पता चलेगा कि कहाँ भेजना है, कब भेजना है, कितना प्रेशर से भेजना है, कितना प्रेशर मेंटेन होगा। तो ये जो सीव ट्यूब है वो अपना साथ में उसके एक कुछ सेल्स अटैच होती हैं जिनके मदद से काम करती है। मतलब इनके पास न्यूक्लियस होता है और ये सीव ट्यूब को काम कराने में हेल्प करती हैं। इनको कहते हैं कंपेनियन सेल। तो यानी कि फ्लोएम के टिश्यू के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए, एक तो सीव ट्यूब और दूसरा कंपेनियन सेल्स हो गया। चाहे वो फ्लोएम हो चाहे वो जाइलम हो, दोनों में ही आपको 2 टिश्यू और देखने को मिलेंगे, और वो टिश्यू हैं आपके फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और जब ये पैरेन्काइमा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिपोजिशन हो जाएगा तो ये ही आपके बड़े बड़े रेशे या फाइबर्स बना लेगा, जिन्हें हम कहेंगे फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा
या फिर जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। फ्लोएम फाइबर्स भी कहते हैं फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा को, या बास्ट भी कह देते हैं कई बार। एसेंट ऑफ सैप, वाटर और मिनरल का ऊपर जाना प्लांट में जड़ों के थ्रू, और फूड का इधर से उधर लोकेशन चेंज करना, ट्रांसलोकेशन। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन और वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को एसेंट ऑफ सैप कहेंगे। ये किसकी वजह से होता है, यहाँ अगेन मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार आ चुका है। तो देखिए जो बच्चों असेंट ऑफ सैप है, मैंने आपको बताया था कि इसमें तो आपका ये मोस्टली कैसा है, आपका पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होगा। मतलब इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी, यानी कि कोई भी एटीपी खर्च नहीं होगा। तो भाई जब एटीपी खर्च नहीं हो रहा है तो प्रेशर तो चाहिए ना। जड़ें जो हैं वो कैसे एब्जॉर्ब करेंगी पानी को, ये तो पानी को ऐसे ऊपर जाने के लिए जब तक प्रेशर नहीं होगा। आप सोचिए कि आपने ऊपर टंकी रख दी, टंकी में पानी ही नहीं है तो नल में क्या प्रेशर आएगा, नहीं आएगा ना। तो और ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, तो ऊपर यानी कि कोई ना कोई खिंचाव वाला, ऊपर कुछ ना कुछ पुलिंग प्रेशर लगना चाहिए। ऊपर से जब पुलिंग प्रेशर लगेगा तभी नीचे से पानी खींचेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रेशर है रूट प्रेशर की थ्योरी, कि जो मिनरल्स हैं वो रूट क्या करती हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करती हैं। वाटर को जब पुल करती हैं तो उनमें टेंशन उत्पन्न होता है, जिससे मिनरल्स भी उन्हीं के साथ ही, पानी के साथ ही ऊपर चले जाते हैं। सेकेंड जो आपका एक प्रेशर लगता है वो लगता है कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी एक्शन बच्चों ऐसा होता है कि कैपिलरी ट्यूब बहुत ज्यादा थिन, बिल्कुल नैरो ट्यूब्स होती हैं, बिल्कुल पतली। एक आपने देखा होगा जब आप कॉफी को स्टर करते हैं तो कॉफी स्टरिंग के लिए आपको एक बहुत पतली सी स्ट्रॉ टाइप की आती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली कॉफी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। किस वजह से, कैपिलरी एक्शन से। कैपिलरी क्या है कि जितना पतला आप ट्यूब लोगे, जितनी पतली स्ट्रॉ लोगे, पतली से पतली, आप सोचिए कि मतलब आपके बाल जैसी, और बाल अंदर से हॉलो है, वो एक स्ट्रॉ जैसा काम कर रहा है। तो उसको जब आप किसी पानी में, किसी सोल्यूशन में डिप करेंगे तो वो सोल्यूशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से और कैपिलरी एक्शन की वजह से अपने आप ऊपर चढ़ेगा। और कोहेजन और एडहेजन फोर्स होने की वजह से, कोहेजन फोर्स क्या होता है बच्चों, जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, उसके H2O के बीच का जो फोर्स है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में रखने वाला फोर्स कोहेजन है। और वाटर मॉलिक्यूल जब कैपिलरी में चढ़ रहा है तो उसकी कैपिलरी की जो वॉल है वो किसी और मटेरियल की बनी हुई है, तो उसके बीच, वाटर और उस वॉल के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो एडहेजन फोर्स है। यानी कि अगर एक पानी का मॉलिक्यूल ऊपर गया तो वो पानी का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचेगा, क्योंकि उनमें कोहेजन फोर्स है। तो वो एक दूसरे से चिपक चिपक के ऐसे ऊपर चलते जाएंगे। और वो क्यों, क्योंकि जो नैरो ट्यूब है उसकी मटेरियल है, जो साइड में जो वॉल है, वो पानी को अपनी तरफ, मॉलिक्यूल को, वाटर को अट्रैक्ट कर रही है एडहेजन फोर्स की वजह से। तो कोहेजन और एडहेजन फोर्स मिलके कैपिलरी एक्शन को बनाते हैं, और ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा, जब आपका थिन, जब आपकी ट्यूब होगी, स्ट्रॉ होगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली पानी ऊपर चढ़ेगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अब ये कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर बच्चों इतना इफेक्टिवली कैसे काम कर लेते हैं, आपने तो देखा होगा कि कुछ पेड़ तो बहुत ही 100-100, 200-200 मीटर लंबे पेड़ होते हैं, तो उनमें कैसे काम हो जाएगा ये। और इससे भी ज्यादा लंबे पेड़, तो टॉल ट्रीज में तो कैपिलरी एक्शन और रूट प्रेशर काम नहीं कर सकते ना, ये तो बहुत ज्यादा इतने पावरफुल स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं है कि अपवर्ड पुलिंग कर दें, ऊपर की तरफ पानी को खींच लें। तो बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपका ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन का मतलब पत्तियों से हमेशा जो पानी है ना बच्चों, ट्रांसपिरेशन होता रहता है। आप ये तो ट्रांसपिरेशन तो आप 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ के ही आए होंगे। जो सूरज की गर्मी से नेचुरल फिनोमेना है, पत्तियों से जो पानी है वो बाहर इवेपोरेट होता रहता है। तो जब पानी बाहर इवेपोरेट होता रहेगा तो यानी कि यहाँ पे हमेशा आपका एक टेंशन बना रहेगा, या हमेशा पत्तियों में ऊपर जो एरियल पार्ट होगा ना पेड़ का, जो सॉइल से ऊपर है, उसमें हमेशा पानी की कमी रहेगी। अब जड़ों में क्या है, जड़ों में हमेशा पानी देते हैं आप, नीचे वाटरिंग होती है, तो वाटरिंग, नीचे पानी ज्यादा है तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा, और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर कंसंट्रेशन से पानी कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो ये तीनों ही, रूट प्रेशर, कैपिलरी एक्शन और ट्रांसपिरेशन पुल, तीनों ही मिलके जो पानी और मिनरल है उसको ऊपर इतने टॉल ट्रीज में भी पहुंचा पाते हैं। तो ये एसेंट ऑफ सैप की क्या हो गई, ये एसेंट ऑफ सैप की आपकी मैकेनिज्म हो गई। लेकिन जो बच्चे ट्रांसलोकेशन है ना, सब इस तरीके से नहीं होता है, वो रिक्वायरमेंट पे होता है कि जहां पे सोर्स और सिंक की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सोर्स मतलब पत्तियां,
जहां पे बनेगा। सिंक मतलब जहां उसकी जरूरत है, जहां पे उसको जाना है। तो लीफ से, लीफ सोर्स हो गई, उन्होंने बनाया और सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको जहां उसकी जरूरत है, जैसे कि कोई बड बनी, कली बनी, फूल खिल रहा है या तने को जरूरत है, तो वहां पे वो उसका कहलाएगा सिंक। तो वो सोर्स और सिंक का हिसाब किताब रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सिंक पे जाने के लिए हमेशा आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है प्लांट को। तो इस तरह के उसको ट्रांसपोर्टेशन को हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे।